क्या हुआ? तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण अरब मुस्लिमों के द्वारा शुरू किए गए और पहला आक्रमण, सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 एडी में किया गया। अरब आक्रमण होने के बाद तुर्की मुसलमानों का भारत पर आक्रमण शुरू हुआ और तुर्की मुसलमानों में सबसे पहले महमूद गजनवी ने अटैक किया, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने अटैक किया और मोहम्मद गौरी की 1206 में मृत्यु हो जाती है। 1206 में इसकी मौत हो जाती है और जैसे ही गौरी की मृत्यु होती है तो मोहम्मद गौरी के जो गुलाम होते हैं, जो मोहम्मद गौरी के स्लेव होते हैं, वो उसके पूरे राज्य को 3-4 भागों में बांट लेते हैं और एक हिस्सा कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आता है। वो लाहौर को केंद्र बना करके दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। तो 1206 के बाद भारत में एक पूरे संगठित मुस्लिम राज्य की स्थापना होगी, एक पूरे यूनाइटेड मुस्लिम एम्पायर को एस्टेब्लिश किया जाएगा जिसे दिल्ली सल्तनत या दिल्ली एम्पायर कहा जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से प्रश्नों की शुरुआत देखिए। पहला प्रश्न वो आपसे पूछेगा, अब ध्यान देंगे सब लोग। देखो चीजें याद भी करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते जाना है, तुरंत आपको याद भी करना है। तो अब मुझे जवाब देना शुरू करेंगे। देखो पहला प्रश्न वो आपसे पूछेगा, मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ। पहला प्रश्न वो आपसे पूछेगा, जवाब दीजिए सब लोग, कि भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया? भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया? तो जवाब क्या देंगे? आंसर कीजिए, क्या जवाब होगा दोस्तों? बहुत बढ़िया। क्या जवाब होगा सर? मोहम्मद बिन कासिम। बहुत अच्छे। अब मुझे यह बताइए कि भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण है वो अरबी मुस्लिम आक्रमण था या फिर तुर्की मुस्लिम आक्रमण था? फर्स्ट अटैक ऑन इंडिया वाज फ्रॉम अरेबिक मुस्लिम और टर्किश मुस्लिम। किसके द्वारा किया गया? अरबी या तुर्की मुसलमानों के द्वारा? जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया सर, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 एडी में। बहुत अच्छे। किसने किया था? अरबी। बहुत बढ़िया सर, पहला जो मुसलमान है वो अरबी मुसलमानों के द्वारा किया गया। पहला जो अटैक है वो अरेबिक मुस्लिम के द्वारा किया गया। अब तीसरा प्रश्न जो आजकल बहुत बनने लगा है कि भारत में मुस्लिम आक्रमणों के क्रम को समझाइए, इंडिया में मुस्लिम इन्वेजन के ऑर्डर को एक्सप्लेन कीजिए, क्रम को समझाइए। तो ऑर्डर बताना है, क्रम बताना है। तो क्रम में सबसे पहले किसने अटैक किया? सर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बाद किसने अटैक किया? सर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। गजनवी के बाद किसने अटैक किया? सर गौरी ने आक्रमण किया। और फाइनली इसके बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। सर मोहम्मद बिन तुगलक एक अरबी आक्रांता था, एक अरबिक इन्वेडर था। गजनवी और गौरी दोनों ही तुर्की मुसलमान थे, दोनों ही टर्किश इन्वेडर थे और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे स्थापित किया था। मुझे बताइए क्या यहाँ तक कोई समस्या है? यहाँ तक कोई समस्या है? सारी बातें स्पष्ट हैं? ठीक है, ऑल गुड। ठीक, चलो बहुत अच्छे। इसी तरीके से बने रहिए और प्रश्नों का जवाब देते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर ये टॉपिक तो पहला कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं भारत पे अरबी आक्रमण की, कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो भारत पर अटैक किया था वो कहां पर किया और भारत पर अरबी आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, इंडिया पर अरबिक इन्वेजन का क्या इफेक्ट हुआ। तो देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जो अटैक किया था वो सिंध पर किया था। जो इसका अटैक हुआ था वो कहां पर हुआ था? सिंध वाले इलाके में हुआ था और उस समय सिंध के राजा का नाम दाहिर था। जब इसने अटैक किया तो दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसे रेवार का युद्ध कहा जाता है, जिसे बेटल ऑफ रेवार या रावर का युद्ध कहा जाता है। एक बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा
कि आखिरकार इस युद्ध की नौबत क्यों आई, तो ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो, ये कहा जाता है कि जो खलीफा था, इस समय जो खलीफा था दोस्तों, इस समय जो खलीफा था उसी का एक गवर्नर था जिसका नाम था अल हज्जाज। अल हज्जाज, तो अल हज्जाज का सामान है, कुछ सामान श्रीलंका से आ रहा था इस रास्ते से होकर के। तो जो सिंध वाला इलाका है ये पूरा अरब सागर वाला इलाका है, यहाँ पर अरेबिक सी है। तो यहाँ पर उसके जहाज को लूट लिया गया। तो अल हज्जाज ने दाहिर के पास एक संदेश भेजा कि देखिए राजा दाहिर, हमारी जहाजों को लूट लिया गया है, हम चाहते हैं कि आप उन समुद्री लुटेरों पर कार्यवाही करें और जो भी सामग्री हमारी सामग्री लूटी गई है वो सारी चीजें आप हमें वापस भेज दीजिए। दाहिर से उन्होंने इस प्रकार की मांग की। दाहिर इन मांगों को पूरा नहीं कर पाए, तो इसी वजह से अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा कि तुम सिंध जाओ, दाहिर से बात करो और अगर बात ना हो तो फिर आप युद्ध करो और वो सारी चीजें जीत करके लाओ जो भी चीजें हमारी लूटी गई हैं। तो इसका एक कारण ये माना जाता है कि कुछ जहाजों को सिंध के किनारे लूट लिया गया था, समुद्री लुटेरों ने लूटा था, ना कि राजा दाहिर ने, जिस वजह से मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया अल हज्जाज के द्वारा सिंध पर अटैक करने के लिए। मोहम्मद बिन कासिम सिंध आता है, राजा दाहिर के साथ उसका एक युद्ध होता है जिसे रेवार का युद्ध कहा जाता है। पर इसके अलावा और भी कुछ कारण थे अटैक करने के। देखिए, ये तो था ही था कारण समुद्री लुटेरों वाला। दूसरा कारण था इस्लाम धर्म का प्रचार करना, प्रोपेगेशन करना इस्लाम धर्म का, और धन को लूटना। जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया, उसने मुल्तान पर अटैक किया और मुल्तान के बारे में उसने कहा कि ये स्वर्ण नगरी है। मुल्तान को उसने गोल्डन सिटी का नाम दिया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किस शहर को स्वर्ण शहर का नाम दिया गया या गोल्डन सिटी का नाम दिया गया? तो जवाब देंगे मुल्तान को उसने स्वर्ण शहर या गोल्डन सिटी का नाम दिया। अब एक और प्रश्न आता है कि सर ये जो पूरी बातें आपने बताई कि अरबिक मुस्लिम ने सिंध पर अटैक किया, अरेबिक मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर पर अटैक किया, ये पूरी जानकारी कहां से मिली, इसका सोर्स क्या है? तो दोस्तों एक किताब है, एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है चचनामा। तो चचनामा नाम की जो किताब है वहीं से हमें ये पूरी जानकारी मिलती है कि कैसे मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया और जब मुल्तान को उसने जीत लिया तो मुल्तान को उसने सिटी ऑफ गोल्ड या स्वर्ण नगर की संज्ञा दी। अब देखिए दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी दो अलग सभ्यताएं मिलती हैं, बहुत अच्छे से मेरी बात समझिएगा कि जब भी दो अलग सभ्यता या संस्कृति मिलती है, इसके लिए बेहतर शब्द होगा कि जब भी दो अलग अलग कल्चर आपस में मिलते हैं तो हमेशा इनके बीच में एक्सचेंज होता है, हमेशा इनके बीच में आदान प्रदान होता है। एग्जाम्पल के लिए आपने बचपन में जब इतिहास पढ़ा होगा तो वहां पर एक बात आपने जरूर पढ़ी होगी कि भारत एक ऐसा देश रहा है जो शुरुआत से दूसरे देशों के साथ व्यापार करता रहा, दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करता रहा। तो भारत के व्यापारी जब दूसरे देशों में जाते थे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया जाते थे। मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी जो ईरान में दजला फरात नदियों के पास बनी हुई थी, ठीक है, इराक वाले इलाके में, ठीक है, तो दजला फरात नदियों के किनारे बनी हुई थी, उसे मेसोपोटामिया सभ्यता कहा जाता था। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया जाते थे, मेसोपोटामिया के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन जाते थे, हमारे बहुत सा ट्रेड चाइना से भी हुआ है, चाइना के लोग यहाँ आया करते थे। तो जब भी ये व्यापार होगा, व्यापार के साथ साथ हमेशा कल्चरल एक्सचेंज भी होगा। इसे आप इस उदाहरण से समझो
कि जब शुरुआत में अगर आप लोग गांव में रहे हैं, अगर कोई गांव से बिलोंग करता है, तो अब तो नहीं हो गया क्योंकि अब इंटरनेट आ गया तो उतना कल्चरल कुछ बचा नहीं है, अब सब चीजें मिल जा रही हैं इंटरनेट पर शुरुआत में जब इंटरनेट नहीं था तो अगर कोई व्यक्ति बंबई वगैरह से होकर के आता था या शहर से होकर के आता था तो वो शहर की बहुत सारी बातों को गाँव भी लाया करता था। जैसे मुझे अभी भी याद है हमारे गाँव में जब हम छोटे हुआ करते थे तो एक भैया थे, वो शहर में, हमारे शहर दमोह में रहा करते थे, तो जब भी वापस आए गांव तो वो एक नया प्रकार का कपड़ा पहन करके आए और आप माने ना माने पर उस कपड़े को देखने के लिए हम जाया करते थे। वो कपड़ा कहलाता है कैपरी। कैपरी आप जानते हैं ना, जो हाफ पैंट भी नहीं होता और जो फुल पैंट भी नहीं होता, कहीं तो बीच में आता है वो कैपरी। तो वो कैपरी पहन करके जाया करते थे। तो हमें याद भैया गांव में सब लोग उनको, जो महिलाएं हैं वो देख करके बड़ा हंसा करते थे, हम लोग भी पहले हंसा करते थे क्या पहने हैं। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि बहुत से लोग वो कैपरी पहनने लगे। हाफ पैंट का कल्चर कभी नहीं था गांव में कि हाफ पैंट पहनेगा कोई, वो बड़ी शर्म वाली बात मानी जाती थी, पर धीरे धीरे वो कल्चर भी आने लगा, ईयरफोन वगैरह का कल्चर आने लगा। तो ये क्या है, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, एक चीज यहाँ से वहां आ रही है, ठीक है। तो व्यापार के द्वारा हमेशा सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ है। ठीक इसी तरह जब भी दो संस्कृतियों के बीच में युद्ध होता था, दो कल्चर के बीच में वॉर होता था, तब तो हद से ज्यादा एक्सचेंज होता था। क्यों? क्योंकि जो संस्कृति युद्ध हार जाती थी, जो कल्चर वॉर में हार जाता था, उसके ऊपर जीते हुए लोग अपनी संस्कृति थोप देते थे। तो यहां पर भी यही देखने मिला, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा को हरा दिया तो यहां से भारत पर बहुत सारी चीजों का प्रभाव पड़ा। इंडिया में बहुत से नए परिवर्तन आए। अब क्या परिवर्तन आए, वहां से प्रश्न आता है और प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए भारत पर अरबी आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ अरबिक इन्वेजन ऑन इंडिया। क्या प्रभाव पड़ा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले भारत में इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, इमर्जेंस ऑफ इस्लाम इन इंडिया। इससे पहले तक इस्लाम भारत नहीं पहुंचा था, अब भारत में धीरे धीरे इस्लामी विस्तार होगा और इस्लामी सभ्यता का प्रचार प्रसार शुरू होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखें, भारत अरब संस्कृति, व्यापार, ज्ञान, विज्ञान का आदान प्रदान होने लगा, एक्सचेंज हुआ नॉलेज का, ठीक है। ऊंट पालन की प्रथा की शुरुआत हुई भारत में। भारत में ऊंट पालन की प्रथा नहीं थी तो कैमल फार्मिंग को शुरू किया। खजूर की खेती की शुरुआत हुई। आज भी आप जानते हैं कि बहुत अच्छे जो डेट्स हैं वो अरेबिक कंट्री में पाए जाते हैं, लेकिन भारत में भी अब बहुत बड़े पैमाने पर खजूर की खेती की जाती है। इसके अलावा दिरहम नाम की मुद्रा, दिरहम आज भी अरेबिक कंट्रीज की मुद्रा है। बहुत सारे अरबी देशों में दिरहम नाम की मुद्रा चलाई जाती है। तो भारत में भी मुद्रा के रूप में पहले बार दिरहम की शुरुआत हुई। जजिया कर, यह प्रश्न पूछा जाता है, जजिया नाम का कर जो कि गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, उसकी शुरुआत भारत में हुई। तो यहां से एक प्रश्न बनता है विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि पहले शासक का नाम बताइए, प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने भारत में जजिया कर लगाया था, जजिया टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो जवाब क्या होगा, जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध क्षेत्र में जजिया कर को लगाया था। इसके बाद अगर नॉलेज की बात करें तो देखिए, भारत से अरबियों ने दशमलव प्रणाली को सीखा, डेसिमल सिस्टम को सीखा। इस दशमलव प्रणाली को अल ख्वारिज्म के द्वारा अरब में विस्तार दिया गया और यहीं से अबेलार्ड के द्वारा इसे यूरोप में भेजा गया। तो कहा जाता है ना कि जो दशमलव प्रणाली है उसकी शुरुआत भारत से हुई थी, भारत से वह अरब पहुंचा और अरब से अंततः वो कहां पर पहुंच गया, यूरोप पहुंच गया। सर भारत ने भी कुछ सीखा, डेफिनेटली भारत ने भी दो चीजें सीखी। भारत में अरबियों ने मानचित्र कला का विकास किया, आर्ट ऑफ मैपिंग को डेवलप किया, और जो भारत की जलवायु के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं मानसून, वो शब्द भी अरबी भाषा से लिया गया है। अरबी भाषा में एक शब्द है मौसम, वहां से ही मौसम शब्द बना है, और मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो भी अरबी भाषा से ही मानी जाती है, वो भी अरबिक लैंग्वेज से ही मानी जाती है। तो भारतीयों से अरबियों ने दशमलव प्रणाली सीखी, इंडियंस से जो अरेबिक थे उन्होंने डेसिमल सिस्टम को सीखा, और भारतीयों
ने अरबियों से क्या सीखा? ठीक है, तो भारतीयों ने अरबियों से मानचित्र की कला और मानसून नाम का शब्द हमें मिला। उसके अलावा भारत में दिरहम नाम की मुद्रा, खजूर की खेती, ऊंट पालन की प्रथा, ये सारी चीजें शुरू हुई। साहित्य, लिटरेचर, लिटरेचर में देखें आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, पंचतंत्र, इन सभी का अरबी में अनुवाद किया गया। अल फाजरी ने ब्रह्मा सिद्धांत व खंडन खाद्य का अरबी में अनुवाद किया। ठीक है, अरब विज्ञान सच्चे अर्थों में अंतरराष्ट्रीय था, ये सतीश चंद्र के द्वारा कहा गया। अरेबिक साइंस वॉज ट्रूली इंटरनेशनल, ये सतीश चंद्र का स्टेटमेंट है। अब देखिए, ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं ना दोस्तों, पंचतंत्र, ये दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रांसलेटेड होने वाली पुस्तकों में से एक है। दुनिया में कुछ किताबें हैं जिनका लगभग हर एक भाषा में अनुवाद हुआ है, उसमें से ऐसी ही एक किताब है पंचतंत्र। तो अरबियों ने क्या किया, जैसे ही वो भारत आए तो कहा जाता है कि भारत आकर के वो बहुत ज्यादा अचंभे में थे कि इतना नॉलेज किसी देश के पास है, हाउ कम इट पॉसिबल। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुर्कियों की तरह नहीं किया। देखो, अरेबिक और तुर्की में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अरबी मुसलमानों के बारे में सामान्यतः कहा जाता है दे वर लिबरल देन दी टर्किश मुस्लिम। जो अरबी मुसलमान थे वो तुर्की मुसलमानों से ज्यादा बेहतर थे। उन्होंने नॉलेज को जलाया नहीं। मतलब आप सोचो, आगे जाकर के हमें घटना पढ़ेंगे बख्तियार खिलजी के बारे में। मैं उसको बहुत मूर्ख व्यक्ति बोलता हूँ, बख्तियार खिलजी को। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। अब जस्ट सोच के देखो कि यार तुम नाम बदल देते, अपने नाम पे रख लेते, कुछ भी कर देते, जलाने की क्या जरूरत थी? और वो नॉलेज हर किसी के काम आता। वो ऐसा नॉलेज था जो सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं था, वो एक इंटरनेशनल नॉलेज था। क्योंकि नालंदा में सिर्फ भारतीय नहीं पढ़ते थे, हर एक देश से वहां पर लोग आते थे पढ़ने के लिए। तो उसने पूरा नालंदा ही जला दिया। जबकि शुरुआत में जो अरेबिक इन्वेजन हुआ, इससे पहले भी भारत में जो आक्रमण हुए और बाद में भी आप देखोगे पुस्तकों को जलाया नहीं गया, उनका अनुवाद कराया गया। रामायण जैसी पवित्र जो ग्रंथ हैं, महाभारत जैसे जो पवित्र ग्रंथ हैं, गीता जैसे जो पवित्र ग्रंथ हैं, उनका अनुवाद करवाया गया। अंग्रेजों ने भी अनुवाद करवाया और सीखा। चार्ल्स विल्किंस का नाम आता है, सीखने की कोशिश की कि क्या है और क्या नहीं है। तो शुरुआत में जो अरेबिक इन्वेजन हुआ उसमें भी आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और पंचतंत्र, इन सभी का अरबी में अनुवाद करवाया गया। तो ये यही प्रश्न बनेंगे कि अरबी आक्रमण के क्या प्रभाव हुए। ऊंट पालन की प्रथा, खजूर की खेती, दशमलव प्रणाली अरब चली गई, दिरहम नाम की मुद्रा, मोहम्मद बिन कासिम पहला व्यक्ति था जिसने भारत में जजिया कर को इंट्रोड्यूस किया। ऑल गुड, सारी चीजें क्लियर हैं, सारी चीजें समझ में आई? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। हम अगला अध्याय, 1 मिनट दीजिए, पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड। चलिए, तो अब दोस्तों हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। हमारे सेकंड चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे और हमारा दूसरा अध्याय है महमूद गजनवी के बारे में पढ़ना है। महमूद गजनवी का हम अध्ययन करेंगे। तो अभी हमने देखा था कि भारत पर सबसे पहले अरबी मुसलमानों का आक्रमण हुआ और अरबिक इन्वेजन में भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया। इसके बाद भारत पर टर्किश इन्वेजन, तुर्की आक्रमण की शुरुआत होगी। मोहम्मद बिन कासिम के बाद गजनवी का अटैक होगा और गजनवी के बाद दोस्तों आप जानते हैं कि भारत पर गौरी का आक्रमण होगा। ठीक है, तो अब हम महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे।